যখন আশা ভরসা সব রাস্তা হারা। नमस्ते, मैं आप लोग का दोस्त डॉक्टर विनोद सिंह, डॉक्टर SK सेन यूनिट की तरफ से आप लोग को मेरा नमस्कार। अजब लग रहा है ना, क्योंकि इस समय में तो आप लोग हमेशा डॉक्टर विनोद सिंह को बंगला में बोलते हुए देखे थे, किंतु आज से 1 घंटा की ये जो प्रोग्राम है, आज से आप लोग हिंदी में भी पाइएगा। क्योंकि मैं जानता हूँ कि मेरे जितने भी बंगाली भाई बहनों लोग हैं, वो लोग हिंदी समझते हैं। तो कोई बात नहीं, ये भी लाइव फोनिंग प्रोग्राम है। आप लोग हिंदी समझते हो, आप लोग बंगला में आप लोग हमसे प्रश्न पूछ सकते हो, और जब उत्तर देने की बात आएगी तो मैं बंगला में ही उत्तर दूंगा। किंतु आप लोग कम से कम अपने नॉन बंगाली दोस्तों को तो बोल सकते हो कि कम से मैंने 5 बजे से 6 बजे तक इस चैनल में डॉक्टर SK सेन यूनिट के तरफ से हिंदी में हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम हम लोग दे रहे हैं, कर रहे हैं। हमने ये शुरुआत किया था सुबह में, ये दोपहर के 2 से 2:30 बजे आधा घंटा के प्रोग्राम हम लोग किए थे, जिसमें हमने ये देखा था कि प्रोग्राम के इतना डिमांड हो गया था कि आधे घंटे में लोग का जी नहीं भर रहा है। तो बहुत सोच विचार करके हम लोग इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि नहीं, अब अपने हिंदी भाषा भाषी भाई बहनों के लिए भी हम लोग 1 घंटा हिंदी में प्रोग्राम करें। और मेरे जितने भी बंगाली भाई बहन लोग हैं, आप लोग के भी तो दोस्त नॉन बंगाली लोग होंगे। और हमने तो हमेशा कहा है कि अगर आप अपने आप को स्वस्थ रखिएगा तो ही आप अपने समाज को स्वस्थ रखिएगा। आप अगर स्वस्थ हैं तो ही आप अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों को स्वस्थ रहने की सलाह दे सकते हैं। मेरे ही घुटने में दर्द है, मैं अपने किसी दोस्त को तो ये नहीं बोल सकता हूँ कि तेरे घुटने के दर्द के लिए तू यहाँ जा, क्योंकि सामने वाला तो ये भी बोल देगा कि भैया तेरा प्रॉब्लम आगे तू सॉल्व कर। तो इसीलिए ये जो प्रोग्राम हम लोग सोचे हैं 5 बजे से लेके एवरी डे 5 बजे से लेके 6 बजे, ये 1 घंटे की जो प्रोग्राम ये जिस चैनल पे हो रहा है, ये हम लोग हिंदी में करेंगे। और घबराने की कोई भी बात नहीं है। आप लोग बंगला में हमसे प्रश्न पूछ सकते हैं, हम बंगला में ही उत्तर देंगे। किंतु जो लोग हिंदी में प्रश्न करेंगे तो मैं उनको तो हिंदी में ही दूंगा। आज हम लोग जो बात करेंगे, बात रोग के बारे में ही बात करेंगे, जिसको मॉडर्न साइंस में अर्थराइटिस कहा जाता है। हाथ से गिना जा सकता है। अगर मॉडर्न साइंस के लोगों से अगर पूछिए कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ अर्थराइटिस आर देयर, वो लोग खूब सुंदर से हाथ से गिन के वो लोग बता देंगे। एंड बेसिकली वो लोग कुछ कॉमन अर्थराइटिस के बारे में बताएंगे और कुछ ऑटो इम्यूनो अर्थराइटिस के बारे में बात करेंगे। अब आप लोग भी तो सोच रहे होंगे ना कि ये ऑटो इम्यूनो अर्थराइटिस क्या है। तो ये ऑटो इम्यूनो अर्थराइटिस वही अर्थराइटिस है जिसके लिए आपके मॉडर्न साइंस के चिकित्सक लोग बोल देते कि इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, जितना दिन अगर आप बचिएगा उतना दिन आपको दवा खाना पड़ेगा। और ऐसे बहुत सारे लोगों को अपने अगल बगल आसपास ऐसे बहुत सारे लोगों को देखिएगा जिनका रूमेटॉइड अर्थराइटिस हुआ है, लेकिन बाद में पता चला कि उनके लीवर फैटी लीवर हो गया। उसके कुछ दिन के बाद ये पता चला कि उनकी किडनी में भी प्रॉब्लम हो गई है। उसके बाद ये पता चला उनको रूमेटॉइड हार्ट डिजीज हो गया। एक ही रोग, इससे ये सब चीज नष्ट हो जाता है। उसके बाद उनके जॉइंट बोन सब डिस्ट्रक्शन होने लगा, जितनी भी जॉइंट है सब नष्ट होने लगी। कभी चम्मच पकड़ते थे कष्ट करके, अब चम्मच भी पकड़ने की उनमें शक्ति नहीं रहेगी। ये वो ऑटो इम्यूनो अर्थराइटिस है जिसके लिए ये सारे मॉडर्न साइंस के चिकित्सक लोग अपने पेन को डाउन कर देते हैं और बोल देते हैं कि आप जितना दिन बचोगे इतना डरवा देंगे आप लोग को कि आप बाध्य होकर उनका ही बात सुनिएगा। दिन पे दिन आप डिटोरेट करते जाइएगा, आपके पेशेंट का हेल्थ डिटोरेट करता जाएगा, किंतु आप मानिएगा नहीं। आप हमेशा हर एक महीना में उन्हीं के पास आप जाइए। आज इसी तरीके का एक और हम लोग अर्थराइटिस के बारे में बात करेंगे जिसका कोई ट्रीटमेंट ही नहीं है।
और उस ट्रीटमेंट के लिए ये लोग कितने सुंदर से ये लोग, इन लोग का लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है, ये चीज़ मैं आज आप लोग को बताना चाहता हूँ। जिस रोग के संपर्क में आज मैं बात करूंगा उस रोग का नाम है, मॉडर्न साइंस उसको बोलता है एंक्लोइजिंग स्पॉन्डोलाइसिस। आजकल ताज्जुब भी हमको, बहुत ताज्जुब भी हम हो जाते हैं कि बहुतों को आजकल मैं देख रहा हूँ कि सब लोग बोलते हैं हम एंक्लोइजिंग स्पॉन्डोलाइसिस पेशेंट को ठीक किया। अगर उनसे बोला जाए कि एक पेशेंट को दिखाओ तो नहीं दिखा पाएंगे, लेकिन हम लोग दिखा पाएंगे। आप लोग को जो भी डाटा प्रोवाइड मैंने आप लोग को चाहिए देखने के लिए आप लोग आ सकते हैं। यू आर मोस्टली वेलकम। आप लोग आइए और खुद देखिए कि हमारे यहाँ पे एंक्लोइजिंग स्पॉन्डोलाइसिस के पेशेंट अपने बारे में आप लोग को क्या बता रहे हैं। बहुत जल्द हम लोग पेशेंटों की बाइट भी हम लोग दिखलाएंगे, क्लिपिंग भी दिखाएंगे कि हमारे यहाँ ट्रीटमेंट करके बाहर में वो कितने साल ट्रीटमेंट करवाए, उनसे उनको क्या क्या फ़ायदा मिला और मेरे यहाँ करवाने के बाद उनको क्या फ़ायदा मिला। खैर ये तो बात की बात है। अभी हम लोग बात करते हैं एंक्लोइजिंग स्पॉन्डोलाइसिस की। आयुर्वेद में एंक्लोइजिंग स्पॉन्डोलाइसिस को क्या बोला जाता है? तो कहीं कहीं इसको बोला गया है अस्थि मज्जा गतोबात, और कहीं पे तो इस रोग के बारे में बताया गया स्तंभबात। एंक्लोइजिंग स्पॉन्डोलाइसिस का अगर इटियोलॉजी माने ढूंढने जाइएगा, नॉट नोन, इसीलिए इसको ऑटो इम्यूनो आर्थराइटिस में डाला गया। वायु के द्वारा मज्जा जब माने दूषित होता है, प्रकोपित वायु के द्वारा मज्जा यानी बोन मैरो जब दूषित होता है और एक हड्डी दूसरे हड्डी के संग बैठने लगते हैं लोग, स्पाइन के ऊपर में एक चाप पड़ने लगता है। इस रोग में सिंपल इसको अस्थि मज्जागत बात क्यों बोलते हैं, इसको भी अगर आप लोग समझिए कि जब बोन मैरो अगर हमारा दूषित हो जाता है तो सैक्रोइलियक जॉइंट, कमर की जो हड्डी है, एक दूसरे के संग ये लोग जुड़ने लगते हैं। इसके बाद ये लोग स्पाइन के ऊपर में एक चाप माने एक प्रेशर क्रिएट करते हैं, नीचे से स्पाइन के यहाँ से एक प्रेशर क्रिएट करते हैं, जिसके कारण जो शरीर के सिर दाढ़ा है वो बम्बू स्पाइन के माफिक हो जाते हैं। जैसे बांस, आप लोग बांस का तो पेड़ देखे होंगे, नीचे से खूब सुंदर वो सीधा होता है किंतु ऊपर जाके वो झुकने लगता है। तो ठीक एंक्लोइजिंग स्पॉन्डोलाइसिस रोगियों का शरीर ऐसे ही होना स्टार्ट कर देता है। कहेंगे सैक्रोइलियक जॉइंट अगर स्पाइन को नीचे से प्रेशर देगा तो अल्टीमेटली स्पाइन झुकने लगेगा। एंकिलोजिंग स्पॉन्डोलाइसिस के पेशेंट के जो सीना होता है वो कबूतर के सीने के समान हो जाते हैं, पिजन चेस्ट। इसके कारण इसीलिए हम हमेशा हर पेशेंट को हम ये समझाते हैं कि ऐसा कोई काम मत कीजिए जिससे आपके शरीर में जो 3 फंडामेंटल पॉइंट है, वायु, पित्त, कफ, ये प्रकोपित भी ना हो। क्योंकि अगर ये लोग प्रकोपित होंगे तो हमारे शरीर के विभिन्न वाइटल ऑर्गन को ये लोग नष्ट करने लगते हैं। अगर मॉडर्न साइंस में चला जाए कि एंक्लोइजिंग स्पॉन्डोलाइसिस का लाइन ऑफ ट्रीटमेंट कैसे है, तो वही नॉर्मल स्टार्टिंग होगा। एंटी स्टेरॉइड इन्फ्लामेटरी ड्रग से वो लोग ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे। 2-3 महीना दवा खाने के बाद ही आपको कान में आवाज़ होने लगेगी, हजम खाने का जो डाइजेशन पावर भी आपका कमज़ोर होने लगेगा, पैल्पिटेशन स्टार्ट हो जाएगा। और आप जैसे ही ये कंप्लेन कीजिएगा आप चिकित्सक को कि डॉक्टर बाबू हमको ये प्रॉब्लम हो रहा है, बोलो। हेलो হ্যালো ডাক্তারবাবু, হ্যাঁ বলছি। আমাকে সাহায্য দিবেন না? আমার তো 87 বছর বয়স চলছে। আমি বললাম আমার মুক্তি পালন আমি করে সেবা করার কেউ নেই। হয়েছে 24 বছর। আপনাকে হ্যাঁ এই জন্য আমি মা আপনাকে বলছি আপনি যেইখানে থাকেন ওইখানকার পাড়া প্রতিবেশীকে নিয়ে ডাইরেক্ট আপনি আমাদের হসপিটালে এসে যান। এখানে হতে পারে আপনার কেউ দেখাশোনার লোক নেই। শুনুন,
আমি এখন পায়খানায় বসলে উঠতে পারি না, আমার ছেলে উঠায়। হুম। এখন আমার ঘরে আর কেউ সাহারা নেই। আরে আপনি আপনার ঘরে আপনার জন্য কেউ সাহারা নেই, কিন্তু আমাদের হসপিটালে আপনার জন্য সাহারা আছে। আপনি যদি নিজেকে সুস্থ, সাজেশন দেবেন। এর মধ্যে দেখুন, আপনার যদি একটা রোগ হলে তাহলে আমি একটা সাজেশন দিতাম, কিন্তু আপনি তো নিজেই আমাকে অনেক রোগের কথাটা বললেন, আপনার এই প্রবলেম, আপনার এই প্রবলেম, আপনার এই প্রবলেম। না এটা, হ্যাঁ দেখুন, আপনাকে আমি একটা কথা বলি মা, একটা তো আপনার বয়স হয়েছে, তারপরে আপনার শরীরের ইমিউনিটি পাওয়ারটা কেমন এটাও আমি জানি না, কোন ওষুধটা কিভাবে আপনার হজম করতে পারবেন আমি এটাও জানি না। কিছু যদি আমি টিপসও দিই তো এটাও বলতে পারবো না, কেন কি আপনি এটাও আমাকে বলতে পারেন না কি কোন রোগটা কিসের জন্য হয়েছে। হ্যাঁ, একটা নর্মাল, আপনি শুনবেন, বলুন। আমি শুধু খাই দইটাকে জল দিয়ে ঘোল করে ভাত অল্প খাই দুপুর বেলায়, আর মুড়ি খাই সকালে, আর কোনো দিন রাত্রেও মুড়ি খাই, আর দুপুর বেলায় ওই একটু তরকারি লাউ আর মুগ ডাল সিদ্ধ করে পাতলা জলের মতো লাউ করে ওই খেয়ে আমি বেঁচে আছি। আমার ডিসেন্ট্রি প্রবলেমও আছে আগে। আপনার এই জন্য আমি আপনাকে বললাম কি, আপনি যদি আমার থেকে একটা অ্যাডভাইস যদি নিতে চান তাহলে একটাই কথা বলবো, ছেলেকে বলুন, ছেলে আপনাকে মিনিমাম আমাদের কাছে 10 থেকে 12 দিন আপনাকে রেখে দিক, তারপরে আপনার পেটের প্রবলেমটাও আমরা সলভ করব, আপনার যেটা প্রবলেম আছে করে দেবো, আর এইখানে আমরা যেভাবে আপনাকে খাওয়া দাওয়ার সব নিয়ম করে দেব, এটাই যদি আপনি নিজের বাড়িতে গিয়ে ইউটিলাইজ করেন তো দেখবেন আপনি অনেক উপকার পাবেন। ঠিক আছে? তো ওর জন্য আপনাকে ব্যাস একটা কাজ করতে হবে, দেখুন এখানে 2টো নম্বর দেওয়া আছে, যোগাযোগ করার জন্য 2টো নম্বর দেওয়া আছে, এই নম্বরে আপনি একটু ফোন করুন, ফোন করে একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট নিয়ে নিজের ছেলেকে নিয়ে, আর যদি কোনো পুরনো প্রেসক্রিপশন বা ইনভেস্টিগেশন রিপোর্ট আপনার যদি থাকে হ্যাঁ নিয়ে আসবেন। ঠিক আছে? ও तो अभी जो हम लोग बात कर रहे थे एनक्लोजिंग स्पॉन्डिलोलाइसिस के बारे में, इसमें थोड़ा बहुत हम लोग चले जाते हैं, थोड़ा मॉडर्न साइंस में जाते हैं कि देखते हैं कि ये लोग कैसे ट्रीटमेंट कराते हैं। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि पहला ये लोग जो ट्रीटमेंट कराते हैं उसमें ये लोग स्टार्टिंग में ही एंटी स्टेरॉयड वाला जो दवा देते हैं, तो 3 महीना खाने के बाद ही शरीर में बहुत सारी प्रॉब्लम होने लगती है। हाँ, बहुत प्रॉब्लम होने लगती है, तब डॉक्टर लोग क्या करते हैं, अब वहाँ से उस दवा को अब वो लोग जान जाते हैं कि ये दवा शरीर जो है रजिस्ट कर दिया है, तब वो लोग क्या करते हैं कि वहाँ पे कॉर्टिकोस्टेरॉइड, जिसको अगर ज़्यादा दिन तक अगर हम लोग उस दवा को अगर यूटिलाइज करें तो हम लोग के किडनी को नष्ट होने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। लीवर तो पहला वाला ग्रुप का दवा से ही खराब होने लगा, उसके बाद अगर जो शरीर मैंने खराब होने के चाहे तो उसमें आ जाएगा आपकी किडनी। ये भी वो लोग ज़्यादा दिन तक नहीं खिलाते हैं, दे आर वेरी क्लेवर। इस तरह के जो लोग चिकित्सक होते हैं बहुत क्लेवर होते हैं, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप वो लोग आगे बढ़ते हैं, और हम लोग आप लोग उनके जाल में कैसे फंसते हैं आप लोग देखते जाइए। इसके बाद जब आप बोलिएगा कि सर डॉक्टर बाबू এই ওষুধ খেয়েও তো কিছু হচ্ছে না, আর আমার শরীরটা তো পুরো স্টিফ হয়ে যাচ্ছে, तब वो लोग खूब सुंदर आपको बोलेंगे कि देखिए भैया यू हैव टू टेक इंजेक्शन। एक इंजेक्शन 80,000 रुपया से उसका दाम ज़्यादा है, माने स्टार्टिंग हुआ है 80,000 से, जो कि जाके 1.5 लाख 2 लाख तक हो गया। और उसमें भी वो लोग बोलते हैं कि 12 ठो आपको इंजेक्शन लेना पड़ेगा, किंतु अगर आप ये पूछ लीजिए कि सर 12 ठो तो हम इंजेक्शन ले लेंगे लेकिन हम ठीक हो जाएंगे तो, बट दे विल नॉट गिव यू गारंटी। 16 लाख 18 लाख का वो लोग हिसाब बैठा देंगे आपके ऊपर में, किंतु वो लोग आपको गारंटी देंगे नहीं, क्योंकि वो लोग भी जानते हैं कि ये एक इंजेक्शन देने से ज़्यादा सामने वाला 1 महीना तक ठीक रहेगा, इसके बाद तो फिर वही प्रॉब्लम होगा, एज बिकॉज दे डोंट नो द इटियोलॉजी। एनक्लोजिंग स्पॉन्डिलोलाइसिस কেন হয়েছে, এর মধ্যে কোন এমনি ভাইটাল জিনিসটা মানে দূষিত হয়ে গেছে, যার कौन ऐसा वाइटल ऑर्गन जो है ये इसमें इफेक्ट हुआ है, ये लोग नहीं जानते हैं, इसीलिए अब ये करेंगे। उसमें से भी हम लोग देखे हैं, क्योंकि ये सब बात इसलिए मैं बोलता हूँ कि हम उन सब पेशेंटों को भी देखे हैं जो कि रिप्लेसमेंट करवा के आए हैं, सैक्रोइलियक जॉइंट एक दूसरे के संग चिपक गया, डॉक्टर बोला कोई बात नहीं,
ऑपरेशन करके सैक्रोइलियक जॉइंट का जो हड्डी है उसको बाहर निकालो, वहाँ स्टील प्लेट लगा दो। सोचिए तो, सारे हड्डियों के जगह पे खाली स्टील प्लेट, स्टील का भटीबरा बना के आपके शरीर में रख दिया गया है। तब तो आपको चुम्बक के पास जाने से भी डर लगेगा, इलेक्ट्रिक करंट के पास जाने से भी डर लगेगा, क्योंकि आपके अंदर में तो एकदम स्टीलनेस स्टील भर्ती हो गया है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि दिस इज द माने एक्सपेरिमेंटल प्रोसेस। हम इसको यही बोल सकते हैं कि ये उन माने मॉडर्न चिकित्सकों का ये एक्सपेरिमेंटल प्रोसेस है कि एक इंसान को किस तरह से रोबोट बनाया जाए। उसके बाद जब ये सब होने लगता है ना, तब चिकित्सकों के माने पेशेंटों के दिल दिमाग में ये आता है कि और कोई पद्धति है जहाँ पे जाके हम लोग ठीक होते। तो यही चिंता भावना अगर पहले ही आपके दिल में आ जाता तो आपके शरीर के ऊपर इतनी एक्सपेरिमेंट नहीं होती, ये हम समझते हैं। हम लोग से पूछते हैं कि भैया अस्थि मज्जा गत बात का या स्तंभ बात का आप लोग लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या करते हैं? सिंपल बात है, वायु तभी प्रकोपित होता है जब पेट की समस्या होती है। पेट की समस्या तभी होती है जब हमारा लीवर सही ढंग से काम नहीं करता है और हमारे डाइजेस्टिव फायर जो लोग सही ढंग से काम नहीं करते, तब हमारे शरीर में टॉक्सिक बनना स्टार्ट करता है, जो कि विभिन्न ऑर्गन को इफेक्ट करता है। हम लोग अगर टॉक्सिक कोई शरीर से निकाल दे तो हम लोग टॉक्सिक कोई शरीर से बाहर निकालते। लोग पूछते हैं कि आप कैसे निकालिएगा टॉक्सिक को शरीर से बाहर? अरे भैया, आयुर्वेद, ये प्रश्न पूछने से पहले कम से कम एक बार आप लोग को आयुर्वेद पढ़ना चाहिए। आयुर्वेद में जितनी दवाइयों के बारे में वर्णन किया गया है, उतने ही विभिन्न प्रकार के कर्म के बारे में भी वर्णन किया गया है। आयुर्वेदी एकमात्र शास्त्र है जहां पे आपको शरीर चर्चा के लिए वो लोग आपको बताया गया है। आयुर्वेदी एकमात्र शास्त्र है जहां ऋतु चर्चा भी होती है। गर्म काल में जब गर्मी के सीजन में क्या खाना चाहिए, ठंडा के सीजन में क्या खाना चाहिए, पतझड़ के सीजन में क्या खाना चाहिए, सब कुछ वर्णन है कोई ऐसी किताब? है कोई चिकित्सा जगत में कोई ऐसी किताब जहां पे इतनी सुंदर वर्णन किया हो? तो जहां पे सब कुछ वर्णन किया गया है, तो वहां पे इन रोगों के बारे में भी वर्णन है। आज अगर एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलोलाइसिस रोग का जन्म कब हुआ था, वो आप संग नेट में सर्च कीजिएगा, आप जान जाइएगा। वहीं पे आप खबर लगाइए लीजिए कि स्तंभ बात का कब जन्म हुआ था। तो स्तंभ बात के बारे में तो वर्णन वेदा में लिखा हुआ है। अथर्ववेदा में ही तो आयुर्वेद के बारे में खूब सुंदर वर्णन किया गया। उसी आयुर्वेद में से अगर आप अंदर जाइएगा तो आप देख पाइएगा कौन महर्षि इनको अस्थि मज्जा गत बात बोले हैं या किसने इनको स्तंभ बात का नाम दिया है। मैंने कहने का मतलब ये हुआ कि जिन लोगों के कारण इस रोग का नाम एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलोलाइसिस पड़ा, ये जब कच्चे मांस खाते थे, जंगली इंसान के तरह अपने जीवन जब ये गुजारते थे, तब हमारे देश के महान ऋषि मुनि लोग वेद की रचना की। उसी वेद में अथर्ववेद में आयुर्वेद के बारे में खूब सुंदर वर्णन है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि अगर सही ढंग से देखा जाए तो आयुर्वेद इज द फोर फादर ऑफ ऑल मेडिसिन। हमसे ही, हम लोग से ही सबका जन्म हुआ है। और हम लोग बनाए हैं। अब हम लोग में जितनी भी थोड़ी बहुत बुराई है तो आदमी उसको घस घस के आज ताजमहल बहुत खूबसूरत इमारत है, किंतु इंसान जब ताजमहल को नहीं देखा था तब इतना खूबसूरत बनाया था। अब तो वो इंसान ताजमहल को देख लिया है, वो चाहे तो इससे भी खूबसूरत इमारत बना सकता है।
तो वही है, आयुर्वेद के बारे में तो वर्णन हो गया। भाई आयुर्वेद के जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट को आप अपने स्टाइल में सजा के उसको अपना अगर आप नाम दे दिए, ठीक यही वाला एक घटना हमको याद है। इन 1700 समथिंग में जेम्स पार्किंसन ने एक रोग के बारे में खूब सुंदर डिस्क्रिप्शन किया और उन्होंने अपने नाम के साथ इस रोग का नाम लिख दिए, पार्किंसन डिजीज। उन्होंने रिसर्च किया था। तब हमारे आयुर्वेद में लोग कंपवात किसको बोलते हैं? आज जिसको आप लोग पार्किंसन डिजीज बोलते हैं ना, आज से 5,000 साल, बहुत 5,000 साल से भी पहले आयुर्वेद में इसके वर्णन में लिखा गया है कंपवात। तब तो हमारे किसी ऋषि मुनि ने अपना नाम देके इस रोग का वर्णन नहीं किया। ये ईस्टर्न कॉन्टिनेंट का या ईस्टर्न कंट्री के लोगों का ये रूल है, करेंगे छोटा काम, नाम फटा लेंगे बहुत बड़ा। तो रहा बात, अब हम लोग जब आए एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलोलाइसिस को लेके जब हम लोग बात कर रहे हैं, तो आप लोग को भी समझना चाहिए कि इसमें हम लोग करेंगे क्या, कैसे हम लोग इसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे। तो आप लोग को एक बात मैं बता दूं, जो लोग भी ये हमारे प्रोग्राम को देख रहे हैं और उनके जान पहचान में इस तरह का कोई क्रोनिक डिजीज, ऑटो इम्यूनो डिजीज, जिसके बारे में ऑलरेडी चिकित्सक लोग बोल दें कि इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, तो निराश होने की ज़रूरत नहीं है। जो हमारे प्रोग्राम देख रहे हैं वो भी, और जो नहीं देख रहे हैं, तो जो लोग देख रहे हैं मैं उन लोग को बोलूँगा कि ये जो 2 नंबर नीचे में दिया हुआ है, ये 2 नंबर अपने रिलेटिव को दे दे। उन लोग को बोले कि ये टीवी चैनल को वो सब्सक्राइब कर ले। हर एक लाइव प्रोग्राम को आप लोग को नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाएगा। अगर वो प्रोग्राम हो सकता है कि इस प्रोग्राम में आपने कोई प्रश्न हमसे पूछ नहीं पाए, आप कमेंट सेक्शन में जाके आप प्रश्न पूछ सकते हैं कोई भी रोग के बारे में। ये जरूरी नहीं है कि आज आप एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलोलाइसिस के बारे में मैं बोल रहा हूं तो इसमें नहीं, आप विभिन्न सोशल मीडिया में आप लोग हम लोग को पाइएगा। जो लोग भी ये मेरे प्रोग्राम देख रहे हैं और वो लोग हमसे मिलना चाहते हैं, मुझसे अपने प्रॉब्लम को लेके बात करना चाहते हैं, तो एक बात याद रखिएगा, बृहस्पतिवार को छोड़ के रोज आप लोग हमको इसी 12/7 जसर रोड के ऊपर में शिशिर कुंज के ठीक ऑपोजिट में डॉक्टर एसके सेन टावर में पाइएगा। हेलो हेलो हेलो, हाँ বলছি যে ডাক্তার তো লাইভে বসেছেন, আমার সাথে কথা বলা যাবে? এই যে বলছি তো আপনার সঙ্গে, বলুন। বাংলাতে বললে হবে না হিন্দিতে বলতে হবে? হ্যালো, হ্যাঁ, বলছি আমি এই ডাক্তারবাবুকে আমার মাকে দেখিয়েছিলাম হাঁটু ব্যথার জন্য। আচ্ছা, কোথায় দেখিয়েছিলেন? শিলিগুড়িতে। আচ্ছা, বলুন। বিএসএনএল অফিসটা আছে না? হ্যাঁ বলুন না, তারপরে এখন কেমন আছেন আপনার মা? আছে, কিন্তু ওষুধ খেলে ভালো থাকে, ওষুধ খাওয়া ছেড়ে দিলেই আবার যা ব্যথা। দেখুন না দেখুন, আপনাকে আগে এটা দেখতে হবে আপনার মায়ের হাঁটুর কন্ডিশনটা কোন গ্রেডে, কেন কি অস্টিওআর্থারাইটিস গ্রেড 1, গ্রেড 2, গ্রেড 3 হয়, কোন গ্রেডের আছে। এর মধ্যে যদি আপনারা একটা কথা সবসময় মনে রাখবেন, আপনাদের মধ্যে আমার মা বোনদের মধ্যে একটা মাইনাস পয়েন্ট থাকে, কেন জানেন? বলবো মাইনাস পয়েন্টটা হচ্ছে কি আপনার হাঁটুতে ব্যথা যখন আপনারা বরদাস্ত করতে পারেন না, তখন আপনারা নিজের কষ্টটা নিজের বাড়ির লোকদেরকে বলেন। এরপরে যখন বাড়ির লোকেরা আপনাদেরকে চিকিৎসকের কাছে নিয়ে আসে, তখন আপনারা ঠিক আছে 2-3 দিন ওষুধটা খুব ভালো করে খেলেন, আর যখনই দেখে নিলেন হাঁটুর ব্যথাটা কমে গেল, ব্যাস ঘরের কাজ করতে জন্য নেমে গেলেন, ছোট ছোট কাজ। আর আপনি যখন বারণ করবেন নিজের মাকে কি মা তোমাকে এইসব কাজ করা বারণ করা হয়েছে, তখন মা এটাই বলে, না আমি তো নিজের কাপড়টা তো নিজেই ধোবো। এর মধ্যে আমাদের ওষুধের সম্পর্কে বললে এটা তো মানব না। দেখুন মেন কথা এটাই হলো, টাইমলি উনি ওষুধ খান, কম আর সব সময় মনে রাখবেন ওষুধটা একটু উষ্ণ গরম জলের সঙ্গে খাবেন, কম খাবার খাবেন, পেটটা ফাঁকা রাখবেন না।
কম কম খাবেন, বেশি বার খাবেন, পেট বেশি ফাঁকা রাখবেন না। যেভাবে তেল মলম দেওয়া আছে ওইভাবে লাগিয়ে, যদি আপনার মাকে আপনি যদি বলেন কি সন্দক লবণ চেটোতে রেখে ওটাকে গরম করার পর তেল মলম লাগাবার পর ওই জায়গাটা একটু সেক করলে উনি অনেক আরাম পাবেন। ঠিক আছে? ঠিক আছে। ওকে ওকে। হ্যালো কম খাইয়ে দিও না যে আমি দুর্বল হয়ে পড়বো। হ্যালো 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 হ্যালো, হ্যাঁ, কে বলছেন, কোথায় থেকে বলছেন? আমি শাশ্বত শাখা বলছি বিরাটি থেকে। হ্যাঁ বলুন, কি জানতে চান? ব্যাপারটা হচ্ছে আমার খুব চুল পড়ছে, হুম, মানে টাক পড়ে এসছে প্রায়। বয়স কত আপনার? আমার বয়স 33। আপনার বয়স 33। পেটের সমস্যা কতদিন ধরে? পেটের সমস্যা বলতে গ্যাসটাই হয় মোটামুটি। গ্যাস সব সময়, না না, সব সময় মনে রাখবেন গ্যাস কেন হয়, যখন খাবারটা পচে যায় তখন গ্যাস হয়। যে কোনো আপনার বাড়িতে খাবার যদি 24 ঘন্টা থেকে বেশি বাইরে খাবারটা রেখে দেন, তো ওই কিচেনের মধ্যে ঢুকতে গেলেই আপনি একটা গন্ধ পাবেন, ঠিক না? তো ঠিক ওই গ্যাসটা হচ্ছে আপনার পেটের যে খাবারটা পচে গেছে ওটাই। এবার পচা খাবার শরীর ছাড়তে ওদের সময় লাগে, আপনার পেট ক্লিয়ার হয় না। জিভের ওপরে দেখুন তো সাদা সাদা জমে আছে কি না, সেটা তো আছে কি না? হ্যাঁ, জমেই আছে। হ্যাঁ, তো যে জিনিসটা পায়খানা রাস্তা দিয়ে বেরোনো দরকার ওটা আপনার জিভের ওপরে এসে গেছে। সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে বাসি মুখে নিজের মুখের কাউকে গন্ধ শোকাবেন, ও বলে দেবে কি আপনার মুখ থেকে ফাউল স্মেল আসছে। এটা হলো একটা কথা। আগে পেটটাকে ঠিক রাখুন। পেটটাকে ঠিক রাখার জন্য লোকরা অনেক সুন্দর, আপনি উল্টোপাল্টা কোনো জিনিস খাবেন না। আপনার মেনলি ত্রিফলা যদি জুস পাওয়া যায়, ত্রিফলা জুস আপনি আমাদের শিশির কুঞ্জের আপনি আমাদের অফিস থেকেও আপনি নিতে পারেন। বারাসাত আপনার যশোর রোডের উপরেই আমাদের ডক্টর এসকে সেন টাওয়ারে আমাদের কাউন্টার আছে, ওইখান থেকেও এসে ত্রিফলা জুস আপনি নিতে পারেন। 30 ml করে দিনে 2 বার। বাড়িতে কৌটোর নারকেল তেল কিনে আনুন, বাড়িতে কৌটের নারকেল তেল কিনে আনুন। এক চামচ নারকেল তেল, 1 চামচ পেঁয়াজের রস, আর যদি ছাঁচি পেঁয়াজ পেয়ে যান আরও ভালো। আচ্ছা, পেঁয়াজের রস দুটোই মিলিয়ে রাত্রিবেলা মাথার উপরে মানে খুব স্ক্যাল্পের উপরে খুব ধীরে ধীরে ঘষে একটু ঘুমান। ইউজ এনি আয়ুর্বেদিক শ্যাম্পু ইয়া এনি আয়ুর্বেদিক সোপ, কোনো কেমিক্যাল সোপ বা কোনো কেমিক্যাল শ্যাম্পু যদি না লাগান ভালো হয়। আর ট্যাক মাথা থেকে নিজেকে খুব আবার হেয়ার গ্রোথের জন্য যদি আপনার মনের মধ্যে হয়, এটা থেকে কি হয় কি হেয়ার ফলটা কমে যায়। আর হেয়ার গ্রোথের জন্য আপনাকে একটাই কথা বলবো, 2টো নম্বর দেওয়া আছে, এই 2টো নম্বরে ফোন করুন, একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট নিয়ে আপনি আমাদের সঙ্গে দেখা করুন। আমাকে দেখাতে যদি চাইলে কোনো অ্যাপয়েন্টমেন্ট নেওয়ার দরকার নেই, যে কোনো দিন আপনি 11টা থেকে 3টের মধ্যে বারাসাত যশোর রোডের উপরে শিশির কুঞ্জ বা স্টার মলের অপোজিটে ডক্টর এসকে সেন টাওয়ারে আপনি আমাকে পাবেন। আর আপনার যদি মনে হয় কি না দমদম হসপিটালে, তাহলে এই 2টো নম্বরে ফোন করে একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট নিয়ে আপনি দমদম হসপিটালেও দেখাতে পারেন। আচ্ছা, ঠিক আছে? ওকে। ওকে, থ্যাংক ইউ। एबार अब जो हम लोग अब बात करेंगे, हम लोग एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलोलिसिस के बारे में बात करेंगे, क्योंकि उसमें हम लोग जैसे दवा से तो एक तो ट्रीटमेंट है ही है, उसके बाद शरीर में जो भी टॉक्सिक या जो भी दोष है उस दोष को समन करना, माने वायु अगर प्रकोपित हो गया तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें जिसके द्वारा हम लोग अपने शरीर के प्रकोपित वायु को समन हम लोग कर सकते हैं। एरंड का तेल बहुत सुंदर काम करता है। वायु प्रकोपित हो गया, कैसे समझिएगा कि आपका वायु प्रकोपित हुआ? देखिएगा पेट की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी। वायु प्रकोपित होने से ही गैस का प्रॉब्लम हो जाएगा, एसिडिटी का प्रॉब्लम हो जाएगा, सुबह में पेट साफ नहीं होगा। तो आप लोगों को ये समझ लेना चाहिए कि नहीं भाई, वायु कहीं ना कहीं प्रकोपित है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें, ऐसे बहुत सारे हर्ब हैं जो कि हमारे ये तीनों दोष को, वात दोष, पित्त दोष, कफ दोष को नॉर्मल कर सकता है। लेकिन इसके लिए तो आपको कम से कम एक जानकार आयुर्वेद की प्रयोजन पड़ेगी। उसके लिए बस आप लोगों को मैं एक ही बात बोल सकता हूँ कि ये जो 2 नंबर आपको दिया गया है, ये 2 नंबर को आप लोग नोट करके रख लें। कभी ना कभी कहीं ना कहीं इसकी ज़रूरत पड़ेगी। और उसके बाद तो मैं हूँ, मैंने तो कह दिया है कि मेरे को दिखाने के लिए कोई अपॉइंटमेंट लेने की ज़रूरत नहीं। बस याद रखिएगा कि बृहस्पतिवार छोड़ के किसी भी दिन 11 बजे से लेके 3 बजे तक बारासात शिशिर कुंज
के ठीक ऑपोजिट साइड में डॉक्टर एस.के. सेन टावर में आप लोग हमको पाइएगा। इसके साथ साथ मैं आप लोग को और एक बात बता दे रहा हूँ, आयुर्वेद के बारे में हमने इसलिए इतना कुछ आप लोग को समझाया कि उसका सिर्फ मेरा एक ही मकसद है, एक ही मकसद। आप लोग अपने आप को एक्सपेरिमेंटल लिविंग बींग्स मत बनाइए। ये शरीर आपका है, पैसा आपका है, ऐसे किसी के में इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई कि वो आपके शरीर को लेके, आपके पैसे को लेके आपके ऊपर में एक्सपेरिमेंट करेगा। 12 इंजेक्शन देने से एकदम ठीक हो जाएगा, लेकिन उसका हम गारंटी नहीं देगा। तो भैया तुम काहे देगा इंजेक्शन? और लोग भी उन लोग के पीछे दौड़ते हैं, बहुत तकलीफ होती है। लोग जब अपने आप को एक्सपेरिमेंटल लिविंग बींग्स बना लेते हैं दुनिया के सामने। तो ये रहा तो पंचकर्म के कारण ही। अब रहा बात, लोग के मनों में एक बात आ जाती है कि भैया यहाँ पे तो सारी वर्टिब्रा, माने एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलोलिसिस में क्या होता है कि सारे हड्डियों के जो ज्वाइंट होते हैं, वर्टिब्रा, सब एक दूसरे के साथ चिपक जाते हैं। इसको ढीला कैसे किया जाएगा? तो पंचकर्म में ही बहुत कुछ है। शस्त्रशाली स्वेदन है, पत्रपिंड स्वेदन है, पिच्छिल है, और सबसे बड़ा चीज विरेचन भी है। ये सारे चीजों को जानने के लिए, सारे चीजों को समझने के लिए कम से कम आप लोग को एक बार तो हम लोग के पास आना ही पड़ेगा। क्योंकि एक बात याद रखिएगा, डॉक्टर विनोद सिंह का शुरू से ही एक आदत है, अगर मैं कोई काम कर सकता हूं तो मैं सीना ठोक के बोलता हूं कि हाँ ये मैं काम कर दूंगा, और जो मैं काम नहीं कर पाता हूँ मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मांग लेता हूँ कि भैया ये काम मुझसे नहीं होगा। हो सकता है कि उस कुछ समय के लिए आप लोग को बुरा लगे कि भैया डॉक्टर विनोद सिंह के लिए हम इतना दूर से गए हैं, उसके बाद भी ये इंसान हमको डायरेक्ट बोल दिया कि नहीं हमसे आप ठीक नहीं होइएगा। थोड़ा समय के लिए मन आपका खराब लगेगा, कितना इतना तो मन में आ जाएगा ना कि विनोद सिंह आपके ऊपर में कोई बिजनेस नहीं किया, आपके ऊपर में कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया। तो इसीलिए मैं हर इंसान को बोलता हूं कि क्रॉनिक डिजीज से ही घबराइएगा नहीं कि हाँ अब क्या होगा। बहुत सारे रास्ते हैं, मेन काम यही है कि कौन सा सही, कौन सा सटीक रास्ता है जिस पे चलने से मंजिल आपको मिलेगी। तो आयुर्वेदी वो सटीक रास्ता है। आज नहीं तो कल देखिएगा ये आयुर्वेद फिर सबका फोरफादर बन के बैठ जाएगा। जहाँ पे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन तक आयुर्वेद को मान्यता दे दिया है, तो अब कितना देरी है? ये आयुर्वेद आपका है। इसी में अब लोग ये बोलते हैं कि आप लोग तो बोलते हैं कि आयुर्वेद में दर्द की कोई दवा नहीं है, क्योंकि एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलोलिसिस पेशेंट लोग को तो बहुत तकलीफ होती है। उस इंसान को कैसे आप लोग बचाइए, माने उस इंसान को कैसे आप लोग आराम दीजिएगा? तो मैं कुछ ज़्यादा नहीं कहता हूँ, मैं सिर्फ महाभारत की वो 19 दिन की घटना को उन लोग को मैं समझाता हूँ। 19 दिन के युद्ध में बहुत सारे महारथी लोग, बहुत सारे सैनिक लोग मारे गए थे, घायल हुए थे, फिर भी वो लोग दूसरे दिन जाके लड़ते थे। कैसे होता था? उस समय क्या स्टेरॉइड का एनाल्जेसिक कोई दवा था? जैसे अभी क्या होता है कि खूब जोर दर्द हो रहा है तो एक तो दर्द की दवा खा लिए तो कम से कम आधा घंटा तक दर्द से हम अपने आप को बचा लिए, लेकिन उस समय तो नहीं था। तो भी ये लोग दूसरे दिन जब युद्ध में जाते थे कुरुक्षेत्र के मैदान में, तो इनमें एक गजब की फुर्ती होती थी। वो कहां से आता था? वो इसलिए आता था कि आयुर्वेद में एक और कर्म है जिसको हम लोग बोलते हैं अग्नि कर्म। एनी टाइप पेन, कोई भी दर्द, दवा खाने की जरूरत नहीं है। विद इन फ्यू सेकेंड खाली अग्नि कर्म करा लीजिए, कम से कम उस दिन के लिए तो दर्द कम हो ही जाएगा। एक दर्द की टैबलेट खा के आप अपने आप को आधा घंटा के लिए आप अपने आप को आराम पाते हैं, और अग्नि कर्म करने से कम और कुछ हो या ना हो 12 घंटा का तो हम आराम आप लोग को दिलवा ही देंगे।
क्योंकि हमेशा याद रखिएगा कि हम वही कहते हैं जो हम कर सकते हैं। और डॉक्टर एसके सेन यूनिट के जितने भी चिकित्सक लोग हैं, इन लोग में बस वही एक ही इन लोग की एटीट्यूड है। ये लोग जो कर पाते हैं वही ये लोग बोलते हैं। हम भी चाहेंगे कि जो लोग भी आयुर्वेद से विमुख हुए थे, सब लोग धीरे धीरे आयुर्वेद के तरफ में बढ़ते चले जा रहे हैं, हाथ बढ़ाते चले जा रहे हैं। तो आप लोग क्यों रुके हुए हैं? एकमात्र कलकत्ता नॉर्थ ईस्ट रीजन में अगर हम बोले, नॉर्थ ईस्ट रीजन बहुत बड़ी रीजन होती है, नॉर्थ ईस्ट रीजन में अगर हम बोले तो एकमात्र एक ही हॉस्पिटल है जो कि हम लोग की हॉस्पिटल है, जहां पे आप चारों पैथी को पाइएगा। कोई भी एक हॉस्पिटल का आप लोग हमको नाम बता सकते हैं, लाइव प्रोग्राम चल रहा है, आप लोग हमको फोन करके बता सकते हैं, जहां पे इमरजेंसी केस के लिए हमारे संग मॉडर्न साइंस वाले लोग हैं, क्रॉनिक इमरजेंसी क्रॉनिक डिजीज के लिए नाम किए हुए अच्छे अच्छे फिजिशियन लोग हैं, जहाँ पे ऑपरेशन की ज़रूरत है, जहाँ सर्जरी मस्ट नेसेसरी है, उसके लिए हम लोग के संग अच्छे माने कलकत्ता के टॉप सर्जन लोग भी हैं। और आयुर्वेद का तो बातें छोड़िए, आयुर्वेद के में तो डॉक्टर एसके सेन और हम और हमारे संग जो हमारी टीम है वो आयुर्वेद जगत की सबसे टॉप वाली टीम है। ऐसे बहुत सारे रोग हैं, गायनी की प्रॉब्लम में अगर जो लोग, मेरी माँ बहन लोग मेरे पास आती है, उन लोगों को इमीडिएट हमको कोई दवा खिलानी, मैंने इमीडिएट कोई ऐसा मैंने दवा देना पड़ेगा जिससे उनकी गायनी प्रॉब्लम अभी सॉल्व हो जाए। तो उसमें कुछ यूनानी, कुछ ऐसे प्रोडक्ट है, कुछ यूनानी के फार्मूला इतने अच्छे अच्छे हैं कि संग संग उसको अगर हम लोग खिलाएं पेशेंट को, वो अपने आप को खूब जल्दी से ही अपने आप को उसको आराम मिलने लगता है। तो जब इतना कुछ हम लोग कर पा रहे हैं, तो आज हमारी यूनानी की टीम भी हमारे संग रेडी है, काम कर रही है। उसके संग लास्ट बट नॉट लीस्ट, अब तो ठीक हो गए, अब तो मैं आपको बोल दूंगा घर जाइए, क्योंकि आप जब भी हमारे संग रहिएगा आपको हम दिनचर्या, ऋतुचर्या सब समझा देंगे। उसके बाद तो आपको बोल देंगे घर में रहिए, दवा नहीं खानी है, अपने आप को खूब सुंदर से रखिए। तो उसमें आपको अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए सबसे बड़ा जो चीज़ होता है वो योगा होता है। तो हम लोग की योगा भी डिपार्टमेंट है, जहाँ पे जो पेशेंट लोग की सारी दवाइयाँ बंद हो जाती है, जिस पेशेंट को हम लोग बोलते हैं कि अब आप घर जाओ, ऐसे बहुत सारे पेशेंट हैं जो अच्छे हो गए हैं, वो फिर आते हैं, बोले डॉक्टर साहब ये हम लोग की थोड़ी बहुत प्रॉब्लम फिर से स्टार्ट हो रही है। तो हम लोग डायरेक्ट बोल देते हैं कि डोंट टेक एनी मेडिसिन, दवा खाने की ज़रूरत नहीं है, योगा वाला डिपार्टमेंट में जाइए, उनसे उनको अपना प्रॉब्लम बताइए, उसके बाद वो जैसे बोलेंगे वैसे अपने घर में कीजिए। और सबसे बड़ा गुड न्यूज़ जो कि हम आज देंगे, वी आर गोइंग टू स्टार्ट वाटर थेरेपी, जल के द्वारा चिकित्सा, जो कि अभी तक सिर्फ साउथ इंडिया और नॉर्थ इंडिया के दिल्ली और हरियाणा में होता था, वो आजकल अब आपके भी शहर में हो रहा है। एंड इट विल बी द फर्स्ट टाइम इन नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया। आज हम आप लोग को, क्योंकि हमारे पास अब समय ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी आज मैं आप लोग को कुछ ऐसी चीज़ मैं बताऊं, इसीलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा जो लोग भी हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, जो लोग भी आप लोग हमारे प्रोग्राम को देख रहे हैं, अगर आपके हाथ में कागज़ और पेन हो तो लेके बैठ जाइए, क्योंकि आज जो मैं आपको पानी को कैसे अमृत जल आप बनाइएगा, क्यों बनाइएगा, किसके लिए बनाइएगा, वो सब मैं बताऊंगा। बस सीरियसली जितनी जल्दी हो सके एक कॉपी और एक पेंसिल आप लोग ले लीजिए। एक बात हमेशा याद रखिएगा, हमारे शरीर में जितने भी बड़े बड़े रोग होते हैं, जो भी रोग जन्म लेते हैं, वो हमारा शरीर जब एसिडिक इन नेचर रहता है तभी वो लोग हमारे घर शरीर में वो लोग अपना घर बनाते हैं। लोग कैंसर के बारे में बहुत कुछ बोलते हैं कि कैंसर होने से आदमी डर के मर जाता है, ये है वो है। जब उसमें हम लोग देखते हैं कि क्यों आदमी,
तो पहली बात तो यह है कि कैंसर के सेल को हमारे इम्यूनिटी सिस्टम समाप्त नहीं कर पाती है। क्यों? क्योंकि कैंसर के सेल के ऊपर में प्रोटीन कवरिंग रहता है। अब प्रोटीन कवरिंग अगर वो रहेगा तो इट इज एसिडिक इन नेचर। कितना छोटी बात है, कैंसर सेल के ऊपर में प्रोटीन कवरिंग रहता है जिसके कारण मेरा इम्यूनिटी पावर उसको नष्ट नहीं कर पाता। इसीलिए वो लोग 1 से 2, 2 से 4, 4 से 5 वो लोग अपने आप को मल्टीप्लाई करते करते बढ़ जाते हैं। क्यों? क्लास 10 में आप लोग नहीं पढ़े थे एसिड को न्यूट्रल कैसे किया जाता है? 100% पढ़े थे। क्लास 10 की वेस्ट बंगाल की सेकेंडरी बोर्ड के एग्जाम में भी हम लोग वो उसका आंसर देते। 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता था, तो उसमें हम लोग लिख देते थे बाय एडिंग बेस या बाय एडिंग अल्कलाइन इट विल बी न्यूट्रल। यानी कि अगर अल्कलाइन लेना स्टार्ट करें तो ये अल्कलाइन कैंसर सेल के जो कवरिंग है उसको भी ये नष्ट कर देगी। तो कैंसर सेल का कवरिंग माने प्रोटीन कवरिंग अगर नष्ट हो गया तो आपके इम्यूनिटी पावर में इतना दम है कि आप कैंसर सेल को मार सकते हैं। किसी भी महान बड़ा से बड़ा क्रोनिक डिजीज का सबसे बड़ा रामबाण हथियार ये अमृत जल है, जो कि अभी हम आप लोग को बताना चाहते हैं कि कैसे बनाइएगा घर में। तो देर नहीं करते क्योंकि धीरे धीरे समय भी खत्म होता जा रहा है और कुछ नहीं करना। 5 लीटर का एक तांबा का जग ले लीजिए, खौलता हुआ गर्म पानी उस तांबा का जग में रात को भर दीजिए। सुबह में जब वो पानी ठंडा हो जाए तो कांच के बोतल में वो पानी को भाग कर लीजिए। माने 4 बोतल में 1-1 लीटर का 4 ठो कांच का बोतल रहे उस सब में डाल दीजिए। उसके बाद एक पाती नींबू लीजिए, गोल गोल करके उसमें 3-4 पीस कीजिए, पतला पतला 3-4 पीस करके 1-1 बोतल में 4-4 पीस पाती नींबू डाल दीजिए। 1-1 इंच का अदरक, 1 इंच का अदरक लीजिए, उसको छील लीजिए, उसका 2-3 टुकड़ा कीजिए, उसको भी उसमें डाल दीजिए। धनिया पत्ता 4-4 पीस धनिया पत्ता भी डाल दीजिए। खीरा, छिलका नहीं हटाना है, खीरा को भी आप 4-4 टुकड़ा कीजिए, हर एक बोतल में डाल दीजिए। इसके अलावा और कुछ भी डाला, और बहुत कुछ भी हम लोग डाल सकते हैं, किंतु इतना ही काफी है। और इस पानी को कम से कम 3 घंटा से ज्यादा के लिए यानी कि 4 घंटा तक एकदम ढक के छोड़ दीजिए। हो गया आपके द्वारा तैयार किया हुआ अल्कलाइन वाटर एकदम फुल रेडी है। नाउ यू स्टार्ट ड्रिंकिंग। अब उसको जहां जब जब पीने का मन करे, जब जब प्यास लगे, जब जब पानी पीने का मन करे, लीजिए ना। सारे डायबिटीज पेशेंट, सारे प्रेशर वाले पेशेंट, सारे दिल की बीमारी वाले पेशेंट, सारे हमारे माँ बहन जिन लोगों को थायराइड की प्रॉब्लम है उन लोग के लिए भी मैं बोल रहा हूं। जिनको फैटी लीवर है मैं उनको भी बोल रहा हूं, जिनको कोलेस्ट्रॉल है मैं उनको भी बोल रहा हूं। एक बार करके ये देखिए, प्रत्येक दिन ये पानी अगर आप नॉर्मल है, हेल्दी हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप कम से कम 3 से 3.5 लीटर ये पानी पीजिए। 15 दिन तक पीजिए। 15 दिन के बाद आप अपना जो जो टेस्ट करवा के आप देखे थे कि आपको ये बीमारी है, वो खुद देखिए तो वो सब बीमारी है कि नहीं है। तब अगर विश्वास हो, डॉक्टर विनोद सिंह के संग इसी 12/7 में, इसी शिशिर कुंज जसोर रोड के ऊपर, इसी शिशिर कुंज के ऑपोजिट में डॉक्टर एसके सिंह टावर में आकर आप हमसे बात कीजिए। आइए ना, देखिए ना आपके जीवन को मैं कितना सरल रूप से आप अपने जीवन को आप यूज कर सकते हैं। तो इसके लिए
अगर ये नियम होता है ना कि आयुर्वेद आपका अपना है, अपने लोगों को सम्मान कीजिएगा, अपने लोगों को आदर कीजिएगा, अपने लोगों को रिस्पेक्ट कीजिएगा, तो आप भी हद से ज़्यादा प्यार मोहब्बत सब कुछ आपको मिलेगा उस तरफ से। बोलेंगे হ্যালো হ্যালো বলছি আমার একটা প্রবলেম কে না না হচ্ছে না। আপনি কে বলছেন, কোথায় থেকে বলছেন এটা তো বলুন। আমি শিলিগুড়ি থেকে বলছি। আচ্ছা আচ্ছা বলুন কি জানতে চান মা? আমি জানতে চাই, আমার একদম ঘুম নেই, তার আচ্ছা মধ্যে আমার সুগারও আছে, হুম প্রেশার এখন নর্মালি আছে, আচ্ছা নার্ভের প্রবলেম আছে, হ্যাঁ একটু পাটা ঝিনঝিন করে পায়ের তলা, একবারে মনে হয় যে বাট এই যে এই কাগজ আর পেনে লিখলে কিভাবে জল তৈরি করতে বলেছি হ্যাঁ আমি কিছুক্ষণ আগে একটা জল তৈরি করতে বলেছিলাম, ওইটা শুনলে? ওটা শুনি নাই। ওটা শুনেনি না, ওই সময় তো আপনার মাথার মধ্যে এটা ছিল কি ডাক্তার বিনোদ সিং যা বলুক বলুক। এটা আমার খুব প্রবলেম হয়ে যায়। হ্যাঁ তো আপনি এসে একবার আমাদের, হ্যাঁ আপনি একবার এসে আমাদের সঙ্গে দেখা করতে পারেন মা। আপনি তো আমার তো যাওয়াই তো সমস্যা হয়ে গেছে না আমার তো এইটা দোকানে শুনে না। না তো এটা যদি না, যদি আপনার দেখুন আপনি বাড়ির লোকের লোক, আপনার বাড়ির লোককে আগে কনভিন্স করুন, আপনার বাড়ির লোককে বলুন আমাদের টিভি প্রোগ্রামগুলো দেখতে। কিন্তু কেন কি আপনি শুনে না, এইটা যদি আপনাকে শুনুন ঘুমের, হ্যাঁ আমি আপনাকে ঘুমের ওষুধ দিতে পারি না, আপনার নার্ভের প্রবলেম আছে, আমি আপনাকে নার্ভেরও ওষুধের জন্য কিছুই বলতে পারি না। আপনি যদি ঘুম হচ্ছে না, ওটা কি করা যায়? ঘুম হচ্ছে না এবার আপনাকে ঘুমের ওষুধ খেতে হবে। আমাদের কাছে কোনো ঘুমের ওষুধ নেই, আমাদের কাছে এলে শিরোধারা, শিরোধারা আপনি যদি 15খানা সেটে নিয়ে নিলে আপনি 15খানার মধ্যেই আপনার ঘুম নর্মাল হয়ে যাবে। ওর মধ্যে আমরা কখনো কাউকে ঘুমের জন্য ওষুধ খাওয়াই না, কেন কি ঘুমের ওষুধ যদি মানে মডার্ন সায়েন্সের ঘুমের ওষুধ যদি আপনি খান তাহলে আপনার লিভার নষ্ট হবে, গায়ের মধ্যে। ঘুমের ওষুধ আমি খাচ্ছি না তো। ব্যাস ওটাই, ব্যাস মা ওটাই ঠিক আছে। আপনি দেখে নিন, আপনার বাড়ির সঙ্গে কথা বলুন, আপনার বাড়ির লোকেরা যদি রাজি থাকে, দেখুন এখানে যোগাযোগের 2টো নম্বর দেওয়া আছে, এই 2টো নম্বরে ফোন করে একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে জেনে নেবেন। কেন কি এই মাসেও আপনি আমাদের ডক্টর এসকে সেনের টিমটাকে আপনি শিলিগুড়িতে পাবেন। এই আগস্ট মাসের লাস্ট উইকে বুধ এবং বৃহস্পতিবার ডক্টর এসকে সেন নিজেই নিজের ফুল টিমের সঙ্গে শিলিগুড়িতে থাকবেন। যে বা যারা আমাদের প্রোগ্রাম ওই দিক থেকে দেখছেন তাদেরকে একটাই কথা বলবো, এই 2টো নম্বরের ওপর, 28 আর 29 না? হ্যাঁ এই 2টো নম্বরের ওপরে ফোন করে একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট নিয়ে দেখা করুন, ঠিক আছে? আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে। और कारण एटाई बोल यही हम आप लोग को समझाना चाहते हैं कि ये पानी को आप लोग बनाइए, अपने घर में बनाइए, बनाइए, खुद पीजिए, अपने घर के बाल बच्चों को पिलाइए। और मैं चाहता हूं कि आप लोग हम लोग की दुकानों को बंद कर दें, सारे हॉस्पिटल बंद हो जाए, मैं चाहता हूं। है किसी डॉक्टर में इतना दम जो ये बात बोल सकता है? किंतु डॉक्टर एसके सेन यूनिट के तरफ से जितने भी चिकित्सक लोग आपके संग बात करेंगे ना, वो यही चाहेंगे कि आप जितनी जल्दी हो सके आप दवा छोड़ें, जितनी जल्दी हो सके आप खुश रहें। लोग ये समझते हैं कि नहीं हम 60 बरस के हो गए तो अब तो हमारा उम्र हो गया, हम क्या करेंगे। क्यों भैया, 60 बरस कोई 60 बरस बोल के कोई उम्र उतना होता है? शादी तो आपने 40 बरस के एज में की है, अब 20 बरस के बाद ही आप चाहते हैं कि हम इस धरती को छोड़ के चले जाएं। ये तभी होता है जब एक इंसान अपने शरीर से लाचार हो जाता है, ये तभी होता है जब एक इंसान अपने बिस्तर से उतर के बाथरूम नहीं जा पाता है, होता है तब इंसान को यही लगता है कि हे भगवान अब बहुत कष्ट सह लिए, अब आप हमको उठा लो, हमसे नहीं हो रहा। किंतु वहीं पे आयुर्वेद एक ही बात बोलता है कि आप अपने आप को रिडिफाइन कीजिए, शरीर चर्चा ऋतु चर्चा को फील कीजिए, तब देखिए तो आप कितने साल तक जी सकते। बात करूंगा। हेलो हेलो হ্যালো, हाँ কে বলছেন, কোথায় থেকে?
হ্যালো, এটা হিন্দি প্রোগ্রাম আছে, তার মানে এটা কখনো আপনারা ভাববেন না কি আপনারা হিন্দি বলতে পারেন না তো আমি আপনাদেরকে কোনো উত্তর দেবো না, একদম না। নিশ্চিন্ত, ডক্টর বিনোদ সিংয়ের প্রোগ্রামে আপনারা যে কোনো ভাষা, যে ভাষাটা আমি জানি, এবার এ না কি হঠাৎ আপনারা সাউথ ইন্ডিয়ান ভাষাতে আমার সঙ্গে যদি কথা বলেন আমি কিছু বুঝতে পারবো না। এই জন্যে যে ভাষা, হিন্দি, বাংলা, উর্দু, ইংলিশ, আপনারা আমার থেকে এই ভাষাতে আপনারা আমাকে জিজ্ঞেস করতে পারেন, আমি আপনাদের উত্তরটাও আপনাদের ভাষাতেই দেব। তো ঘাবড়াবেন না কি হঠাৎ আমি তো বাঙালি, নন বেঙ্গলি প্রোগ্রাম, মানে হিন্দি প্রোগ্রাম হচ্ছে, এর মধ্যে আমি যদি বাংলাতে প্রশ্ন করি তো ডক্টর সিং উত্তর দেবেন কি দেবেন? একটাই কথা বলি, আমার জন্মকর্ম সব এইখানেই। নন বেঙ্গলি যত আমার বন্ধু নেই তার থেকে বেশি আমার বাঙালি ভাই বন্ধুরা আছে। নন বেঙ্গলি আমার যত বেশি পেশেন্ট নেই তার থেকে বেশি আমার বাঙালি ভাই বোনরা আমার পেশেন্ট। আমি বাংলাকে ছাড়তে পারি না। এই জন্য আপনারা निश्चिंत থাকবেন कि डॉक्टर विनोद सिंह हिंदी में बोले या बांग्ला में बोले, आप लोग जिस भाषा में सुनना चाहते हैं मैं उसी भाषा में चेष्टा करूंगा, सिर्फ जो मैं जानता हूँ। अब अगर आप पंजाबी में पूछने लगिएगा तो मैं उतना तो नहीं बता पाऊंगा। महाराष्ट्रियन भाषा में अगर आप लोग पूछिएगा तो नहीं बता पाऊंगा। हाँ, बिहार यूपी वाले के वाला भाषा में अगर आप लोग हमसे बात कीजिएगा तो भी मैं बता सकता हूँ, क्योंकि अगर मेरा नेटिव प्लेस देखा जाए तो बिहार में है। अब बिहार के लोगों के लिए भी बहुत कुछ मैं सोच रहा हूँ, क्योंकि अब तो अपनी गांव बहुत ज़्यादा याद आने लगी है। सारा चीज़ कलकत्ता में सही ढंग से सब कुछ कर ले, उसके बाद अपना नेटिव प्लेस वहाँ, तो वहाँ के भी लोगों के लिए कुछ तो करना है। तो चिंता करने की दरकार नहीं है, मैं हूँ आप लोग के संग, मैं हूँ, मेरे संग डॉक्टर एस.के. सेन है। डॉक्टर एस.के. सेन के पूरी यूनिट आपको सही करने के लिए है। जो कोई नहीं कर पाया उसको डॉक्टर एस.के. सेन यूनिट ने ये काम किया कि एक हॉस्पिटल में मिनिमम आपके 4 पैथी को एक संग रखा, जिसकी जब ज़रूरत रहेगी वैसे ही। तो अभी तक हम लोग एंकोलॉजिंग स्पॉन्डिलोलाइसिस के संपर्क में हम लोग बात कर रहे थे, क्योंकि वहाँ पे भी बहुत कुछ आ गई थी कि हम लोग कैसे करते हैं और क्यों हम लोग बोलते हैं कि हाँ हम लोग कर सकते हैं। तो एक बात हमेशा याद रखिएगा कि ये हम लोग ये बात तभी हम लोग कहते हैं कि हम लोग इसकी इटियोलॉजी जानते हैं। आप लोग को और एक बात बता दूँ, फिर से रिक्वेस्ट करूंगा, आप अपने दोस्तों को, जो नन बंगाली, जिनके अपने नन बंगाली दोस्त हैं, उनको भी आप लोग ये टाइम बता दीजिएगा अगर आप चाहते कि वो सही रहे। हेलो, হ্যাঁ বলছিলাম, এটা আমি হসপিটাল। হ্যাঁ বলুন। হ্যাঁ বলছিলাম যে চোখের ডাক্তার কবে বসেন, মানে আই ডক্টর? না দেখুন, আপনার চোখের রোজই বসেন, আপনি দেখুন নিচে দুটো যোগাযোগের জন্য 2টো নম্বর দেওয়া আছে, দেখছেন তো? যোগাযোগ, যোগাযোগের জন্য দেখুন আমার কাছে নাম্বারটাই আগে ছিল, সেইখান দিয়ে আমি কলটা করছি। হ্যাঁ, ঠিক আছে, ওই যোগাযোগের জন্য নম্বর তাহলে আপনি নেটটা নেই। না না আমাকে একটু তুলে দেখুন। না, তাহলে আপনি একটা কাজ করবেন, আপনি সিম্পল একটা কাজ করতে পারেন। আপনি যখন ফোন করেছেন তাহলে আপনি থাকেন কোথায়? আমি থাকি হচ্ছে কি কাশীপুরের। আপনি যখন কাশীপুরে থাকেন, কাশীপুর থেকে দমদম ক্যান্টনমেন্টটা বেশি দূরে না। চোখের কি সমস্যা আছে আপনার? চোখের আমার সমস্যা নয়, আমার বাবার জন্য। কি হয়েছে? চোখে বলছে ছানি পড়েছে, অসুবিধা হচ্ছে, দেখতে পাচ্ছে না, প্রবলেম হচ্ছে। তো দেখুন, আপনাকে সিম্পল একটা কথা এটাই বলি কি, যখন দেখতে পাচ্ছেন না তাহলে ছানিটা অনেক পেকে গেছে। আমি এটাই বলবো, কোনো ভালো চোখের ডাক্তারকে আপনি দেখিয়ে নেন। আপনি কাশীপুরে থাকেন, ওর পাশেই আপনার মানে আমাদের মেডিকেল কলেজ আর.জি. করটা আছে, ওইখানেও চোখের ডিপার্টমেন্টটা খুবই ভালো আছে। আপনি ওইখানে তো আমাদের কাছে না আছে, আপনি ওইখানে দেখিয়ে নেন, কেন কি ওইখানে আপনার অপারেশনটা মাস্ট নেসেসারি, ফেকো অপারেশনটা হবে। কেন আমাদের এখানে এলে দেখুন আমরা নেত্র তর্পণ করি। ক্যাটারাক্ট পেশেন্টদের যারা এই রোগ থেকে আক্রান্ত থাকেন তাদেরকে আমরা বলি কি আপনারা সব থেকে বেস্ট নেত্র তর্পণ করুন। তো নেত্র তর্পণের জন্যে মিনিমাম আপনাকে একটু সময় দিতে হবে, আপনাকে আনতে হবে আপনার বাবাকে প্রত্যেক দিন আগে, মানে 1-1.5 ঘন্টার জন্য আমাদেরকে হসপিটালে আনতে হবে, যেখানে আমরা নেত্র তর্পণ দেব। তার থেকে আপনার বাবা খুব তাড়াতাড়ি উপকার পেতে পারেন।
কিন্তু আপনি যদি এইটা আপনার জন্য প্রবলেম হতে পারে, কেন কি কাশীপুর থেকে আপনি ফোন করেছেন, তো আপনার জন্য কাছাকাছি সবথেকে বেস্ট মেডিকেল কলেজটাই আরজি কর মেডিকেল কলেজটাই হবে, একবার ওইখানে গিয়ে দেখিয়ে নেন, ঠিক আছে? আচ্ছা, আচ্ছা। আচ্ছা, আর আপনাদের স্কিনের কবে কি ডাক্তার বসেন? ওটা আমার জন্য একটু দরকার ছিল। হাই স্ক্রিনের জন্য দেখুন, আমি আপনাকে এটা যে নম্বরে আপনি ফোন করেছেন, এই প্রোগ্রামটা বন্ধ হয়ে যাবার পর আবার একটু আধ ঘন্টা মানে 10 মিনিট পরে আপনি ফোন করবেন, ওরা আপনাকে বলে দেবে। আপনার জন্য যদি বারাসাতে আপনি যদি দেখাতে চান, তাহলে আপনার অ্যাপয়েন্টমেন্ট নেওয়ার দরকার নেই, আপনি আমার সঙ্গে ডাইরেক্ট যোগাযোগ করতে পারেন। বারাসাত শিশির কুঞ্জের ঠিক অপোজিটে ডক্টর এসকে সেন টাওয়ারেরতে আমি থাকি। 11টা থেকে 3টে অবধি আমি সব সময় পেশেন্ট দেখি। যদি আপনি দেখাতে চান, তাহলে আপনি এখানেও এসে দেখাতে পারেন। আর যদি দমদম ক্যান্টনমেন্ট আপনার বাড়ির কাছ থেকে কাছাকাছি হবে, দমদম ক্যান্টনমেন্ট হসপিটালটা যদি কাছাকাছি হবে, তখন ওর ঠিকানাটা আপনি নিয়ে নেবেন। গোড়াবাজারের কাছেই আমাদের দমদম স্পেশালাইজড হসপিটাল অ্যান্ড ক্যান্সার রিসার্চ সেন্টার আছে, ফার্স্ট ফ্লোরে আপনি গেলেই জানতে পারবেন। তো ওইখানেও এসে দেখা করতে পারেন, না হলে আপনাকে এই যশোর রোড বারাসাত শিশির কুঞ্জের ঠিক অপোজিটে, স্টার মলের ঠিক অপোজিটে আপনি আমাকে পাবেন, এইখানে এসে আপনি দেখাতে পারেন। ও আচ্ছা, আচ্ছা, আচ্ছা। আসলে আমি এর আগে একবার এখানে ফোন করেছিলাম, তখন দেখলাম সেরকম তো ধরেননি। আবার এই জন্য আমি এখন ফোনটা করলাম। এই যে আমি আপনাকে বলে দিলাম কালকে রবিবার, কালকে আমি থাকবো, যদি পারেন আপনি কালকেও এসে আমার সঙ্গে দেখা করতে পারেন। সোমবার দিন অনেকটা দূর হয়ে যাচ্ছে, তাহলে আপনি দমদমে দেখিয়ে নেবেন। এখন তো আপনি কি বলবো, ওখানে আপনি থাকেন না? না আমি থাকবো না, আমি আমার হেড অফিসেই থাকি। ঠিক আছে মা, ওকে। হ্যালো, হ্যাঁ কে বলছেন, কোথায় থেকে বলছেন? আমি হচ্ছে শ্যামপুর থেকে বলছি। হ্যাঁ বলুন। ওই ডক্টর সেনের জন্য ওই আমার ছেলেকে ওখানে দেখায় আর কি। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। তা শ্যামপুরে তো এখন আমি যাই, বাগনান শ্যামপুর তো। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, ওই শ্যামপুরে ওই এইচপি পেট্রোল পাম্পের কাছে তো। হ্যাঁ 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 হ্যাঁ, ওইখানে তো এখন আমি যাই, আপনি সব থেকে বেস্ট ওইখানকার মেয়েকে ফোন করুন, ও আপনাকে বলে দেবে আমি কোন তারিখে যাব। ওইখানে এসে আপনি আমার সঙ্গে দেখা করতে পারেন, না হলে আপনি কলকাতায় এসে দেখা করুন। না না স্যার, আমি একটুখানি জিজ্ঞেস করার কথা বলছি। হ্যাঁ। ওর পাটা না ওষুধ খাচ্ছে তো খুব চুলকাচ্ছে। আচ্ছা, কি হয়েছে ওর পায়ে? পায়ে সেই ওর তো থ্যালাসেমিয়া আছে, হ্যাঁ। ব্লাড জমে দিয়ে সে কালো হয়ে ঘা হয়ে গেছিল। হুম। ওখানে ডক্টর সেনের ওষুধটা খেতে কমেছে, কিন্তু পাটা খুব চুলকাচ্ছে। এক মিনিট, আপনি একবার নিজের ছেলেকে নিয়ে আমার কাছে এসেছিলেন নাকি? হ্যাঁ হ্যাঁ, এই বৃহস্পতিবার দিনে আপনি কি এই বৃহস্পতিবারে এসেছিলেন? এই যে ডেট ছিল বৃহস্পতিবারে? না, এর আগের বৃহস্পতিবারে আমি ছিলাম। হ্যাঁ, এই আগের বৃহস্পতিবারেও আর তো ওকে আমি তো আপনি সেই মহিলা না যাকে আমি বলেছিলাম গাঁদা ফুল, তারপরে জল আর হলুদ হ্যাঁ লাগাতে বলেছিলাম না? হ্যাঁ লাগাচ্ছি তো। ওটা লাগাবার পরে ঘাটা শোকাচ্ছে না? গা শুকিয়ে গেছে। এবার বলছি এবার আমার আপনি জানেন না, ঘাটা যখন শুকিয়ে যায়, আপনার ছেলের সব থেকে খারাপ রোগ সেলুলাইটিস হয়েছিল। হ্যাঁ আমি জানি। আপনার অলরেডি আপনার ডাক্তাররা আপনার ছেলেকে বলে দিয়েছিল কি আপনার ছেলের মানে ভালো হবে না, পা বাদ দিতে হবে। আর ওইখানে মাত্র এই আয়ুর্বেদের শক্তিটা দেখলেন তো, গাঁদা ফুল, হলুদ আর ওই জলটা মিশিয়ে খালি একটা পেস্ট তৈরি করে লাগাতে বলেছে। ঘা শুকিয়ে গেলে টান পড়ে চুলকায়, ওইখানে আপনি কোনো অ্যান্টিবায়োটিক অয়েল যদি পান, নিম তেল পান, ওইটা লাগাবেন, ঠিক আছে? আর আমাদের কাছে সময় নেই, এবার আমাকে যেতে হবে, কিন্তু কথা দিচ্ছি কালকেও ঠিক এই সময় 4টা থেকে 5টা বাংলাতে আর 5টা থেকে 6টা